हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला प्रकरण जिसका नाम है आदिकाल। तो आदिकाल में हम लोग देख रहे हैं सामान्य परिचय। तो आदिकाल में शुक्ल जी कहते हैं प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूर्व प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है कि तो इसमें शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये तो स्पष्ट हुआ कि 1050 से पहले ही 770 में भी हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रचलन हुआ था। लेकिन शिव सिंह सेंगर जो कि 1833 ईस्वी में लिखी गई शिव सिंह सेंगर की रचना है, इसमें भी इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो संदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है, असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृतिक के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे हैं। तो सारंगधर जिसके रचना है हमीर रासो, तो वो क्या है, उसमें एक वीरता का वर्णन कर रहे हैं। चली वीर हमीर पाभर मेड़ कंपई, दिगमग हृदय आधार धूल सुरह अच्छे,
दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे कि एक अनार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दीना। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल में मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा में बनते रहे। बालचंद बिज्वाई भाषा दुह नहीं लग गई दुजन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपने अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अग्नि जो लागी नीर में कादो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं के भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवष्टा, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा था। हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे।